हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस वीडियो में हम आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है ये समझेंगे, जनरल ट्रेंड क्या होता है एंड कुछ एक्सेप्शंस वो भी हम कंसिडर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये आपका कोई ऐसे करके एटम है, तो इसका ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको फ्री बनाने के लिए, इसको यहाँ से इजेक्ट करने के लिए, फ्री बनाने के लिए, यहाँ से निकालने के लिए जो एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, एनर्जी हमें क्यों देनी पड़ती है एक इलेक्ट्रॉन को फ्री बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए? बिकॉज हमको पता है इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बाउंडेड है। ठीक है, तो उसको ओवरकम कराने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है ताकि हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए और वो उस एटम को छोड़ के बाहर आ पाए। ये होता है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका कोई गैसियस एटम है, इसने आपने एनर्जी प्रोवाइड की और उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो जो आपका गैसियस एटम था वो केटायन में कन्वर्ट हो गया और ये वही इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जिसको एनर्जी देके हमने बाहर निकाला। तो ये है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है किलो जूल मोल इनवर्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि इसका जनरल ट्रेंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी का जनरल ट्रेंड क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड क्या होगा एंड डाउन द पीरियड क्या होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्रॉस द पीरियड कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी या घटेगी। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक दो एलिमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंड पीरियड का, दैट इज योर लिथियम एंड बेरिलियम। ओके, ये मान लीजिए आपका लिथियम है, दिस इज योर लिथियम एंड दिस इज योर बेरिलियम। हमें पता है लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s1 और इसका 1s2 2s2। हमें पता है, ये भी चीज हमें पता है कि जो आपका एटम होता है उसमें दो तरीके के फोर्स लगते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका ऐसे करके कोई एटम है, इसमें दो तरीके का फोर्स काम करता है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आपका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो एक फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है। तो एटम के अंदर दो तरीके के फोर्स काम करते हैं, एक आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है। एंड आउट ऑफ बोथ वी नो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स आपका ज्यादा डोमिनेंट है। तो लेट्स गेट बैक टू द एग्जांपल। ये आपका लिथियम है, ठीक है, इसके पास यहाँ पे +3 प्रोटॉन है, यहाँ पे +4 है। ओके, ये आपका मान लीजिए ये 1s है, ये इस तरह एक और शेल यहाँ पे बना लेते हैं, ये 1 है। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो आपको पता है कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स भी लगेगा, रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा। एंड अट्रैक्टिव फोर्स कंपैरेटिवली डोमिनेंट होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आपका 3 प्रोटॉन है और यहाँ पे आपका 4 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे आपका ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे आपका ये आपका 4 प्रोटॉन है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, तो इस वाले केस में आपका ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ये जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये बाउंडेड रहेगा, ये टाइटली हेल्ड रहेगा, तो इसको निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, और यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे जो इसके कंपैरेटिवली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम काम करेगा। तो आपका क्या हो जाएगा कि जो आपको फोर्स देना, जो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, तो हमने देखा कि यहाँ पे आपका क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है तो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये टाइटली बाउंडेड होगा, तो उसको निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने देखा कि अक्रॉस द पीरियड आपका जो आयनाइजेशन होता है वो जनरली क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि हमको पता है कि व्हेन वी मूव, जब भी हम आपके पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपका जो साइज होता है एटम का वो डिक्रीज होगा। ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए, ऐसे करके आपका साइज धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे डिक्रीज
डिक्रीज करता चला जाएगा। साइज डिक्रीज करने के कारण आपको पता है कि ये जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, ठीक है, इनका डिस्टेंस भी कम होगा, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ने लग जाएगा, और इस अट्रैक्टिव फोर्स के इंक्रीज के कारण आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होगी, वो जनरली अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करती है। ओके, ये हमने लिखा है कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करेंगे तो जो एटॉमिक साइज होता है वो आपका घटता है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा किनके बीच में, ये आउटर मोस्ट और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो साइज कम होने के कारण इंक्रीज करने लगता है। तो इसलिए आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है, एंथैल्पी है, वो इंक्रीज करती है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जनरली आपका अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, इट इंक्रीजेस। अब नेक्स्ट हमको देखना है कि अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो हमारे आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या होता है। ओके, डाउन द ग्रुप के लिए हम दो एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, एक आपका लिथियम और एक आपका सोडियम। ठीक है, ये आपने मान लीजिए कंसिडर किया है, ये आपका लिथियम है, ये आपका सोडियम है। आपको पता है इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है, इसका आपका 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, मान लीजिए हम दोनों का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। ये आपका ये है 2s1 वाला है, और ये आपका 1s2 2s2 2p6 ये 3s1 वाला है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने लगती है। ओके, ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि डाउन द ग्रुप आपका नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने लगती है। अब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने से क्या होता है कि आपका न्यूक्लियस है, मान लीजिए यहाँ पे +11 है, यहाँ पे +3 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज दिखाई पड़ रहा है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने के कारण ये जो डिस्टेंस होता है बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो इनके इंक्रीज होने के कारण जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कम हो जाएगा, या आप अदर वे में कह सकते हो कि ये जो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा। तो इसके कारण डाउन द ग्रुप, जब आप ग्रुप में नीचे आने लगते हैं तो आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो घटने लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस वाले इलेक्ट्रॉन की अगर आप कंपेरिजन करें, लाइक इसको हम 1 नंबर कर दें, इसको 2, तो आपको पता है जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये अपने न्यूक्लियस से दूर है, तो दूर होने के कारण इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा कंपैरेटिवली ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के। तो जब इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो हम थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये आराम से अपने शेल को लीव करके निकल जाएगा, इसलिए हमको यहाँ पे लेस एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए दैट्स व्हाई वी कंक्लूड कि जनरली डाउन द ग्रुप आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी या आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो डिक्रीज करती है। ठीक है, ये देखिए हमने लिखा है कि जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता है, दैट वी कैन सी हियर। तो उसके कारण जो आपका आउटर मोस्ट शेल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। तो इसके कारण जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। तो यहाँ से हमने देखा कि व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, और फिर हमने उसका ट्रेंड देखा कि जब हम पीरियड में जाएंगे तो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा या आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगा, और जब हम ग्रुप में आएंगे, डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा वो डिक्रीज होगा। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसा हर वक्त होता है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जब आप पीरियड में मूव करेंगे तो आपको कुछ एक्सेप्शंस दिखते हैं जहाँ पे वैसे तो इंक्रीज करना चाहिए था, बट समटाइम्स वो एक्सेप्शन शो करता है और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। हम अब ऐसे 2 एक्सेप्शंस की बात करेंगे। ओके, सो हम इस ग्राफ को देखते हैं, जो हमारा ग्राफ बता रहा है कि एटॉमिक नंबर और आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ ये प्रेजेंट कर रहा है। तो लेट्स कंसिडर सेकेंड पीरियड। हमें पता है अक्रॉस द पीरियड आपका आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज करेगा। तो अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो ये देखिए जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज कर रहा है।
ओके, यू कैन सी कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, बट सेम ग्राफ में हमको ये भी दिखाई पड़ रहा है कि ऑल्दो वो लिथियम से बेरिलियम आने में तो इंक्रीज कर रहा है, वाइल बेरिलियम से बोरॉन में जाने में आयनाइजेशन एंथैल्पी घट रहा है, यहाँ पे आपको एक डिक्रीज मिल रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। और फिर जब आप बोरॉन से कार्बन जा रहे हैं इंक्रीज कर रहा है, कार्बन से नाइट्रोजन जा रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, बट अब जब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन आ रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग ये डिक्रीज कर रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा इंक्रीज करती है, बट इस ग्राफ में हमको दिखाई पड़ रहा है कि हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी दो जगह डिक्रीज हुई है, वो घटी है। तो नाउ वी विल कंसिडर कि ऐसा क्यों होता है। ओके, तो अभी हमने देखा कि ऐसा मतलब दो जगह हमारा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी था, वो एनर्जी था, वो इंक्रीज करने की जगह डिक्रीज हो रहा था। नाउ विल कंसिडर ऐसा क्यों होता है। हमने देखा कि जब आप पीरियड में मूव कर रहे थे तो बेरिलियम से बोरॉन आप जा रहे थे, तब आपका आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा था। एंड सेकेंड हमने क्या देखा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन। नाउ विल कंसिडर कि ऑल्दो हमेशा या जनरली आपका आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, बट इन दोनों केस में क्यों डिक्रीज हो रहा था। तो लेट्स अंडरस्टैंड इसका रीजन। ठीक है, वी नो कि जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें दैट विल बी 1s2 2s2। ओके, अब अगर आप बोरॉन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसका कन्फिग्रेशन इज 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब अगर हम इसके कन्फिग्रेशन की बात करें तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे इट इज अ कम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है, कंप्लीट है या सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो वी नो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी आपकी ऐसी एनर्जी होती है जो आप प्रोवाइड करते हो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शेल में से निकालने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे एक आयनाइजेशन एनर्जी आपने देखा और आपने इस शेल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, तो आफ्टर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1s2 एंड 2s2, यानी अब ये भी आपका कंप्लीटली फिल्ड हो गया या सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जैसे ही आपका बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो बोरॉन होता है वो बहुत इजीली आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसका प्रॉफिट ही हो रहा है। आपको दिखाई पड़ा ना, पहले तो वो 1s2 2s2 2p1 था, एक तो ये इनकम्प्लीट है, दूसरा बहुत अनसिमेट्रिकल है। जैसे ही आपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कराया आपका कन्फिग्रेशन कंप्लीट भी हो गया, सिमेट्रिकल भी हो गया, तो बोरॉन विल लूज दिस इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। तो जब वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यानी आपको जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मिनिमम एनर्जी। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई हमने देखा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई हमने देखा कि दो आपका ग्रुप पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है, बट व्हाइल मूविंग फ्रॉम बेरिलियम टू बोरॉन इट विल डिक्रीज, एंड रीजन आपका ये था। नेक्स्ट हम समझते हैं जो हमारा हमने एग्जाम्पल लिया है, दैट इज नाइट्रोजन। वी नो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3। ठीक है, इसका लास्ट का हम ड्रॉ करते हैं p ऑर्बिटल में 1 2 3। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन का देखें तो इट इज 1s2 2s2 2p, सॉरी इट इज 2p4। ठीक है, 2p4 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन में जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, एंड वी नो कि कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर क्वाइट स्टेबल। ठीक है, वो थोड़े स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो ये स्टेबल है। ठीक है, बट ऑक्सीजन के पास ना ही कंप्लीटली फिल्ड है और ना ही हाफ फिल्ड है। ठीक है, ये कहीं मिड वे में है। तो जैसे व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी आप देंगे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मान लीजिए आपने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी निकाला और आपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव किया। जब आपने इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव किया तो आपने देखा आफ्टर रिमूविंग दिस वन इलेक्ट्रॉन आपका जो कन्फिग्रेशन हुआ वो क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। दिखाई पड़ा, हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन हो गया, और हमको पता है हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन आर स्टेबल। तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी के कारण ही, क्योंकि आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन जो आपका कन्फिग्रेशन आ रहा है वो क्वाइट स्टेबल है, तो आपका ऑक्सीजन इजिली रिलीज कर देगा या रिमूव कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे भी आपका लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि उसका ओवरऑल बेनिफिट हो रहा है, वो मोर
स्टेबल स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजिली रिमूव कर देगा, और उसके लिए क्योंकि वो अपनी इच्छा से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता है, तो एनर्जी आपकी कम लेगा वो, ठीक है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। तो इसलिए हमने यहाँ पे भी देखा कि ऑल दो इंक्रीज करता है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी व्हाइल मूविंग अक्रॉस द पीरियड, बट जब आप नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाएंगे तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग आपका आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। और रीजन क्या है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को अगर वो निकालेगा ऑक्सीजन, तो उसको जो कन्फिग्रेशन मिलेगी वो हाफ फेयर मिलेगी, जो स्टेबल है, और स्टेबल कन्फिग्रेशन मिलने के कारण वो अपने मन से इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, इसलिए वो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड करता है। ओके, सो दिस वाज ऑल। अब ये आपके एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, ये आपका पूरा था आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, क्या कैसे होता है, जनरल ट्रेंड क्या होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।